राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और मतदान जागरण अभियान की शुरुआत इस भारत की आध्यात्मिक विरासत और मैं इस हिमालय क्षेत्र को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां से हम लोकतंत्र को कैसे बचाएं, लोकतंत्र को कुछ लोगों ने जोकतंत्र बना के रख दिया है, लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना करके रख दिया है। और यदि मतदाता जागरूक ना हुए तो शायद यह हमारी आजादी ही खतरे में पड़ जाए। कोई जूते से, कोई चप्पल से जवाब देने की कोशिश कर रहा। पहली बात, थप्पड़ मारना या जूता फेंकना हमारी संस्कृति और सभ्यता नहीं है। अब जूते और थप्पड़ की मार से नहीं, वोट की मार से भ्रष्ट और बेईमान लोगों का बहिष्कार करना है राजनीति से, तब जाकर के ये लोकतंत्र बचेगा। और जो लोग इस देश में लगभग 400 लाख करोड़ रुपए की जो लूट हुई, जिसको हम काला धन कहते हैं, जो लोग 400 लाख करोड़ रुपए की लूट के लिए जिम्मेदार हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए गुनहगार हैं और जिन्होंने भ्रष्ट व्यवस्थाएं फैला करके इस देश में अन्याय किया है, उनको सबक सिखाने का वक्त है ये चुनाव। काले धन के लिए जो लोग और जो पार्टियां जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं, उन पार्टियों का एक भी प्रत्याशी विधानसभाओं में नहीं पहुंचना चाहिए। ये संकल्प आज मतदाता दिवस पर लेने की जरूरत है। इसके लिए आज से इसका हम आह्वान यहां से कर रहे हैं और कुछ तीखे प्रश्न इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहते हैं। एक पार्टी के बड़े बड़े नेता न जाने किस मुंह से यहां वोट मांगने आ जाते हैं। जिन लोगों ने 2G स्कैम से लेकर के और पीछे तक जाए तो बोफोर्स घोटाले तक, जिनके राज में, जिनके नेतृत्व में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है? और जो लाखों करोड़ रुपए की लूट के लिए जो गुनहगार हैं, वो आखिर आकर के किस मुंह से यहां पर वोट मांगते हैं? जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया वो उत्तराखंड को क्या बचाएंगे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को खंड खंड करके रख दिया। और यह बात इसलिए भी जरूरी है यहां पर कहना, राजनीतिक पार्टियों में कुछ नारे दिए जा रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई आलोचना करने के लिए नहीं आया, लेकिन एक बात आश्चर्य की बात है, जब भी कोई काले धन के बारे में बात करता है, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करता है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की बात करता है, तो एक ही पार्टी को आपत्ति क्यों होती है? योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को मिटाने के लिए एक ही पार्टी क्यों लगी हुई है? आखिर एक ही पार्टी को संतों से और सत्य से इतना डर क्यों लगता है कि जब हम सच को बेपर्दा करते हैं तब इनको इतना दर्द क्यों होता है, क्यों बौखला जाता है? एक तरफ एक राष्ट्रीय पार्टी, जब मोहनदास करमचंद गांधी स्वदेशी की बात करते हैं, और मोहनदास करमचंद गांधी वो खाली किसी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के आदर्श हैं। जब महात्मा गांधी स्वदेशी की बात करते हैं तब उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनको महात्मा कहा जाता है। और जब एक योगी सन्यासी स्वदेशी की बात कहता है तो एक ही पार्टी के लोग उसको व्यापारी कहते हैं और
उसको महाठग कहते। एक तरफ स्वदेशी के संस्थापक को, स्वदेशी के उद्धारक को अपना और राष्ट्र का आदर्श मानते हैं, और दूसरी तरफ स्वदेशी का काम कर रहे विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से देश को बचाने में लगे एक सन्यासी को महाठग कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। और बात तब और गंभीर हो जाती है जब उसी एक राजनीतिक पार्टी के, जिनको वो राजनीतिक पार्टी अपना जिम्मेदार महासचिव आदि मानती है, वो बाबा रामदेव को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। अब देश के लोगों को जवाब देने की जरूरत है, और ये वोट का समय, ये जवाब और हिसाब चुकता करने का समय है। और यह और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं कि भूख राष्ट्रीय शर्म है, हंगर एंड malnutrition, दिस इज नेशनल शेम। लेकिन इस राष्ट्रीय शर्म के लिए जिम्मेदार और गुनहगार कौन है? जब मैंने उनके सामने उस दिन भी इस बात को रखा कि देश के अंदर करीब 20,000 लोगों की भूख और कुपोषण से प्रतिदिन मौत होती है, तो कहते नहीं, ये ठीक नहीं है। 121 करोड़ का यह भारत और लाखों करोड़ रुपए की जिस देश में भू संपदाएं हैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है। यह अलग बात है कि आजादी के पहले करीब 400 लाख करोड़ रुपए अंग्रेजों ने लूटे, और उसी अंग्रेजी सोच से इस देश को लूटने में कुछ और राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। आजादी के बाद करीब 400 लाख करोड़ रुपए देश के लूट लिए, और अभी भी पेट नहीं भरा है। और जब कोई काला धन को लाने की बात करता है, तब वो बौखला जाते हैं और अरनलगढ़ प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि अब लोग वोट करें, और जिन लोगों की नीयत में खोट है उनको जवाब दें। मैं यहां एक बहुत बड़ा और भी संदर्भ रखना चाहता हूं। हमने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसको वापस लाने की प्रक्रिया को लेकर के, एक तो काला धन वो जो बाहर जमा है, जो करीब 70 से ज्यादा देशों में, टैक्स हेवन कंट्रीज में जमा है, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में अंदर लाने के लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ प्रक्रिया है। उसके लिए हमने प्रधानमंत्री को पहले पत्र लिखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फिर हमने सभी पार्टियों को पत्र लिखा। उसमें से जिन पार्टियों का हमारे पास में उत्तर आया है, और जो उत्तराखंड में कहना जरूरी है, वो आज हम आपके बीच में कह रहे हैं। हमने कहा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, उसको वापस लाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ प्रोविजन करो, एक जनरल एफआईआर का, और जनरल एफआईआर दर्ज करके टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड टॉप कॉर्पोरेट्स के बारे में जानकारी मांगो, और पॉलिटिकल एक्सपोज पर्संस एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप डिक्लेरेशन का प्रोविजन करो। और देश के अंदर जो काला धन है, जो चुनाव में भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है, यहां पर भी कल ही कई लाख रुपए पूरे देश में करीब जो है 100 करोड़ से ज्यादा काला धन अभी इन्हीं चुनावों में मिल चुका है। चाहे वो राजनीति में काला धन है, चाहे वो माइनिंग में काला धन है, चाहे वो ड्रग्स में काला धन है, चाहे वो काला बाजारी में काला धन है, चाहे रियल एस्टेट में काला धन है। जहां जहां भी काला धन है उससे काले धंधे होते हैं, और देश हमारा बर्बाद होता है। तो हमने देश के बाहर और देश के अंदर आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो काला धन है उसको खत्म करने के लिए, वो देश के 121 करोड़ लोगों का हक उसको दिलाने के लिए, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक मजबूत लोकपाल बने। लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन को लेकर के जो सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में जो रुख अपना रही है, वो बहुत ही निराशाजनक है। और जब तक लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, तब तक लोकपाल
वो जोगपाल बनकर के रह जाएगा, वो लोकपाल सरकार की पुतली बनकर के रह जाएगा। और जब तक लोकपाल के अधीन सीबीआई की एंटी करप्शन विंग नहीं होगी, वो काम क्या करेगा? तो हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के एक 7 मुद्दों के बारे में राजनीतिक पार्टियों की राय मांगी। मैं बहुत ही गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ एक बहुत बड़ा सत्य आज यहां उत्तराखंड में देहरादून की ऐतिहासिक नगरी में रख रहा हूं। हमने जैसे ही पत्र लिखा, इन सभी 7 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने सभी मुद्दों पर अपनी 100% सहमति व्यक्त कर करके यह पत्र हमें भेजा कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके और उसको वापस देश को दिलाने में हमको कोई आपत्ति नहीं, हम 100% इसमें सहमत हैं। उसको वापस लाने के प्रोसीजर के ऊपर, भ्रष्टाचार को मिटाने के प्रोसीजर के ऊपर, लोकपाल के मुद्दे के ऊपर, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर हम 100% सहमत हैं। ये 7 मुद्दों के हमने 7 प्रश्न तैयार किए थे कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में। और 7 मुद्दों पर आदरणीय श्री गडकरी जी ने बीजेपी की तरफ से अपनी 100% पूर्ण सहमति व्यक्त करके इस राजनीति की गंदगी को साफ करने के प्रति अपनी प्रामाणिक तौर पर इच्छा शक्ति और अपनी दृढ़ता प्रदर्शित की। दूसरा, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि यह हमारा जो अभियान है कोई सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है, यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह तो सत्य का आंदोलन है, यह सिद्धांत की लड़ाई है, आदर्शों की लड़ाई है, यह देश की लड़ाई है। इसमें जब हमने दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी पत्र लिखा, तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री एबी वर्धन जी ने भी जिस दिन उनको पत्र मिला उससे अगले ही दिन, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता, जिस दिन पत्र मिला अगले ही दिन उन्होंने अपने ओर से पत्र लिख करके इन सभी 7 मुद्दों के ऊपर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने में, उसको काले धन को देश में वापस लाने के प्रोसीजर के ऊपर और लोकपाल से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर, उसमें 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सीबीआई के एंटी करप्शन विंग लोकपाल के अधीन होनी चाहिए और लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। लोकपाल जो सरकार की कठपुतली ना बने और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे, चाहे वो समान शिक्षा की बात हो, समान चिकित्सा की बात हो, जो राष्ट्रीय प्रबंधन की नीतियों की बात हो, भारतीय भाषाओं में समान रूप से शिक्षा देने की बात हो, सारे मुद्दों के ऊपर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। आखिर एक ही राजनीतिक पार्टी को आपत्ति क्यों? इसका मतलब उनकी नीयत में कुछ खोट है, और जिनकी नीयत में खोट है उनको वोट देना ये देश के साथ, ये देश की आजादी के साथ विश्वासघात होगा, देश के साथ ये धोखा और गद्दारी होगी। क्योंकि 7 लाख से ज्यादा शहीदों की शहादत, बलिदान की बदौलत हमें यह आजादी मिली है, ये लोकतंत्र खड़ा हुआ, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन यदि हमने गलत लोगों को वोट दे दिया जिनकी नियत में ही खोट है, मैंने कहा, आखिर किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी को इन मुद्दों से आपत्ति नहीं है, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर जब हम आवाज उठाते हैं तब चलो हमें सताना है, सताओ, क्योंकि सच के लिए तो सबने कीमत चुकाई। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, महात्मा गांधी ने, महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने, ईसा मसीह ने और प्रोफेट मोहम्मद साहब ने, सबने कीमत चुकाई, तो हम भी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी कीमत उत्तराखंड के लोगों को चुकानी पड़ रही है। उत्तराखंड में यह जो औद्योगिक विकास आज देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी यहां पर इंडस्ट्रियां हैं जो यहां कार बनाती हैं, यहां मोटरसाइकिल बनाती हैं, सबका स्वागत है। लेकिन हमने इस देश के गरीब मजदूर किसान को ऊपर उठाने के लिए जो फूड पार्क बनाया, उसका सीधा लाभ यहां के पहाड़ के लोगों को हो रहा है और आगे होगा। लेकिन
इस सारे काम को, इस सारे गरीब मजदूर किसान के उत्थान के इस अभियान को रोंदने में, कुचलने में लगी है एक पार्टी। क्यों? आज यदि योग के साथ साथ आयुर्वेद के माध्यम से 7,000 से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर, और उसमें 90% से ज्यादा उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध करवाया, उस पूरे के पूरे अभियान को कुचलने में इनका बस चले तो एक दिन में पतंजलि योगपीठ को, पतंजलि आयुर्वेद को, सारे इस राष्ट्र निर्माण के इस पूरे आंदोलन को रौंद करके रख दे, कुचल करके रख दे, इसको दफन कर दे। लेकिन जो है उनका बस नहीं चल रहा। मेरा सीधा सा एक ही प्रश्न है कि आखिर ऐसे लोगों को वोट देने से पहले हम सोचें, क्योंकि ये वोट हमें देने का जो अधिकार मिला है, इसके पीछे कितने लोगों ने कितना बड़ा तप किया है। और जिनको राजनीति में वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं, जब वो सबके सभी मुद्दों पर सहमत हैं, और कुछ लोगों के पत्र हम पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी रखेंगे, और वहां पर भी बड़ी बड़ी जनसभाओं का भी हमने आयोजन रखा है। हमने यहां पर भी उत्तराखंड में भी बड़ी जनसभाओं के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमें न जाने किसका निर्देश है। मैं चुनाव आयोग पर सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन न जाने क्यों हमारी सभाओं को अनुमति नहीं दी गई। 15 दिन से हमने अनुमति के लिए जो है अलग अलग जिलों में, हरिद्वार से लेकर के पूरे उत्तराखंड में अनुमति के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं, लेकिन इस तरह से जो है एक कुचक्र चला गया कि हमने जहां भी सभा की अनुमति मांगी, वहां पर अधिकारियों को विशेष रूप से बाबा रामदेव को टारगेट करके उनसे लिखवाया गया। अधिकारी तो मैंने कहा ना, वो सरकार के तंत्र के गुलाम हो जाते हैं ज्यादातर मामलों में। उन्होंने लिख करके दे दिया, बाबा रामदेव यदि सभा करते हैं तो इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है शांति में, सुरक्षा व्यवस्था की। मुझे ये नहीं समझ में आता, जन्म से लेकर के आज तक मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि मैं आज खतरा बन गया। ये मैंने आपके सामने कुछ मुद्दे रखे। अंत में एक बात और छोटी सी कह करके, राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर मैं जूता और चप्पल चलाने का समर्थक नहीं हूं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैंने पहले ही कहा, अब जूता और चप्पल की, थप्पड़ की मार नहीं, वोट की मार करें और बेईमान लोगों का बहिष्कार करें। चलो, जनता का आक्रोश माना कि उसने जूता और थप्पड़ का रूप ले लिया, लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर प्रहार करने की, वार करने की आखिर आवश्यकता क्यों? हमने क्या गुनाह किया? वो कौन लोग करवा रहे हैं? हमें काला झंडा क्यों दिखाते हैं? हमारे मुख पर कालिख पोतने की कोशिश क्यों करते हैं? हमने कहा भाई मुंह के ऊपर काली स्याही नहीं, हमें पूरी कालिख में पोत दो, कोई बात नहीं, लेकिन काला धन तो दे दो भाई। आदरणीय अन्ना हजारे जी के जो टीम के लोग हैं, जो भाई अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे वो बहन किरण बेदी हैं या भाई सिसोदिया जी हैं, इनके ऊपर जूता क्यों मार रहे हैं भाई? इन्होंने क्या बिगाड़ दिया? इसका मतलब जो भी लोग इस देश को बचाने में लगे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको सताने और मिटाने में लगी है। काले धन वालों को बचाने में लगी है, भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने में लगी है, काले धन को छिपाने में लगी है, और काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में जो आवाज उठाने वाले उनको सताने और मिटाने में, दफनाने में लगी है। इन चुनावों के समय ये सोचना चाहिए कि जब तक ये कानून मिलेगा और भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, देश का विकास हो ही नहीं सकता। कुछ राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता यहां पर आकर के बयान देते हैं
कि फला पार्टी ने इस प्रदेश का विकास रोक दिया। तुम भ्रष्टाचार मिटाना नहीं चाहते? सरकारी बजट का जब 90% पैसा भ्रष्टाचार में ही बर्बाद हो जाएगा, लूट लिया जाएगा, विकास का खाक होगा। अरे 400 लाख करोड़ रुपए हमें दिला दीजिए, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। मजदूरों को, किसानों को भी न्याय मिल जाएगा और पूरा उत्तराखंड का भी विकास हो जाएगा। मेरे निशाने पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक गुंडे, उनके निशाने पर मैं हूं। राजनीतिक पार्टियों में जो राक्षस हैं, राजनीतिक पार्टियों में जो गुंडे हैं, उनके निशाने पर मैं हूं। मेरे निशाने पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मेरे निशाने पर तो काला धन है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट व्यवस्था है और मेरा लक्ष्य भी वही है। इसलिए मैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर जरूर हूं। इस देश के लोग नाम लेकर के बात कहने को शोभनीय नहीं मानते, इसलिए बिना नाम लिए यदि अपनी बात बन जाए और बात लोगों तक पहुंच जाए, शायद ये एक अच्छा तरीका है। जब भी कोई काले धन के बारे में बात करता है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, 2-4 करोड़ की नहीं, यहां 10, 20, 50 करोड़ के, 1000 करोड़ के घोटाला एक दूसरे पर आरोप लगा करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और लाखों करोड़ रुपए के घोटालों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह है कि ये जो ऐसी कोई भी बात करे काले धन भ्रष्टाचार की, तो बोलते चुनाव लड़ लो। क्या 121 करोड़ लोगों को अपना हक मांगना है या देश का हक मांगना है तो सभी को चुनाव लड़ना पड़ेगा? ये कितनी अलोकतांत्रिक बात है। माने कोई भी देश की बात करे, काले धन की बात करे, भ्रष्टाचार की बात करे, देश को न्याय दिलाने की बात करे, तो सबसे एक ही धौंस दी जाती है, एक ही बात कही जाती है। जिसको भी काला धन चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये बात करनी है, तो बोले जो है आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ लो। और यदि कोई काला धन भ्रष्टाचार की बात करता है तो बोले ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुझे तो ऐसा लगता है वह जो पार्टी जो ये तमाम षड्यंत्र कर रही है, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही है। अब इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को जवाब देना चाहिए। हम इशारा कर रहे हैं वोट उन्हीं को दें जो देश को बचाना चाहते हैं और ईमानदारी से काला धन देश को दिलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को प्रामाणिकता के साथ मिटाना चाहते हैं। तो आखिर सब कह रहे हैं काला धन आना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्ट व्यवस्था बदलनी चाहिए, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया, उसका जो प्रोसीजर है, उसको लेकर के अपनी सहमति क्यों नहीं व्यक्त करते? तो यदि बीजेपी ने इसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त की है, यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त की है, तो सीधी सी बात है, लोगों को, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए और जो इन मुद्दों पर साथ नहीं दे रहे हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियां कमोबेश भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं, काला धन जो जमा हो उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक पार्टी 90% जिम्मेदार है तो दूसरी 10% जिम्मेदार है। तो ये कृष्ण नीति है, ये हमारी संस्कृति और परंपरा है कि गौण मुख्य योः मुख्य कार्य संप्रत्यय। जब हमें पाप को साफ करना है तो कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी वो भी तो है कि भाई हमने यदि कुछ गलत किया है उसका हम जवाब और उसका हिसाब देने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगी। तो बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी यदि और तमाम लोग उसके लिए 100% प्रामाणिकता के साथ अपनी सहमति जताते हैं, इसका मतलब शुरुआत तो हुई है। और आगे तो अभी हम जो है पंजाब में जा रहे हैं, वहां आदरणीय बादल साहब से भी हमने पत्र भेजा हुआ है, वहां आपको बताएंगे। लखनऊ में भी जा रहे हैं, लखनऊ में और राठ में और मैनपुरी में, वहां पर भी हमने बड़ी सभाओं का आयोजन रखा है। आश्चर्य की बात है, उत्तर प्रदेश में हमें अनुमति मिल जाती है सभाएं करने की, यहां उत्तराखंड में हमें क्यों रोका गया सभाओं को करने से? क्या डर लगता है इतना? हमारी भारतीय
परंपरा है, हमारी शालीनता का तगाजा है और मेरी बोलने की भी सीमाएं हैं। मैंने कई बार सोचा कि आखिर चारों तरफ से मुझ पर आक्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक 3 मोर्चे खोल दिए। नैतिक धरातल पर रह करके अपने योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को निभा दिया। अब तीनों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। बस यही हमारा गुनाह है। भारतीय परंपरा में व्यक्तिगत छींटाकशी को शालीनता नहीं माना जाता है, इसलिए मैं व्यक्तिगत छींटाकशी में नहीं जाता। मैं सत्य की बात कर रहा हूं, सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, आदर्शों की बात कर रहा हूं। और यह करते करते आप सबने देखा है कि एक तरफ 3-3 प्रधानमंत्री, 3-3 राष्ट्रपति, 25-25 मुख्यमंत्री मुझे सम्मान दे रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसा क्या हो गया कि अचानक बाबा रामदेव लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। इसलिए मैंने अपने बातों को सैद्धांतिक, वैचारिक तौर पर पूरी प्रामाणिकता के साथ रखा है। एक अंतिम आह्वान के तौर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 7 मुद्दों को लेकर के, काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन से जुड़े 7 मुद्दों को लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी मिलने से भी मना कर रहे हैं और बाकी सब उनके अध्यक्ष और उनके प्रत्याशी सहमति दे रहे। सच आपके सामने मैंने रख दिया। आदरणीय अन्ना हजारे जी के साथ हम पहले भी थे। पतंजलि पीठ में बुला करके हमने उनको पुरस्कृत किया, उनको गौरव दिया, और जंतर मंतर के पहले कार्यक्रम से लेकर के जो हमने कॉमनवेल्थ घोटालों के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, उससे लेकर के, और फिर रामलीला मैदान के कार्यक्रम से लेकर के जो 27 फरवरी को लाखों लोगों का कार्यक्रम हमने किया था, तब से लेकर के और आज तक काले धन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर हम साथ साथ हैं। और आदरणीय अन्ना हजारे जी ने भी साफ कर दिया है कि वो काले धन के मुद्दे पर अंतिम सांस तक हमारे साथ लड़ेंगे, और हम भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और देश को बचाने को के मुद्दे को लेकर के हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ और आगे भी साथ हैं। बात मुद्दों की है, और मुद्दों के आधार पर आदरणीय अन्ना जी क्यों, आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी भी साथ में। कौन ऐसा भारत का महापुरुष था जिसने राजनीतिक हस्तक्षेप ना किया हो? भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि संदीपनी, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ से लेकर के स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद और महायोगी श्री अरविंद, जब सबने राजनीतिक हस्तक्षेप किया, मैं तो उन महापुरुषों के चरणों की धूल हूं, उनका पथ का अनुगामी हूं। तो भाई, जब भगवान राम और कृष्ण वो राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर होकर के और कुरुक्षेत्र में युद्ध करा सकते हैं, मैं तो योग कराते कराते इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने की तो बात कर रहा हूं। इसमें यदि किसी को आपत्ति है तो उनकी नियत में खोट। ऋषियों का ज्ञान